जय हिंद, नमस्कार। मैं रवि सिंह श्री बीजी मिश्रा विद्या संकुल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साइंस के जो नेक्स्ट एपिसोड है, जिसमें पार्ट 1 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का फर्स्ट चैप्टर को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पार्ट 1 में जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण वाला जो पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, जिसमें एजेंडा क्या क्या है हम देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण का दैनिक जीवन में क्या क्या असर होता है, दैनिक जीवन में क्या महत्व है रासायनिक समीकरण का, रासायनिक समीकरण कैसे असर करता है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा, रासायनिक समीकरण की समझ, रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या समझते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तीसरे टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है, ये सारी बातों को जानेंगे। उसके बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसका संतुलन बने रहना जरूरी है। जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद होता है, ये बातें भी पता होनी चाहिए। ये कैसे मैनेज करना है, ये कैसे वर्क करता है, रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है उसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या संबंध है, उसका ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या संबंध है, इस बारे में हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व वाले टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि का मतलब, हीट एंड ट्रायल विधि का नाम से क्या पता चल रहा है, रखो और कोशिश करो। तो इस विधि का उपयोग किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब, कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसके द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम उसको किस तरह से संतुलित करें। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। अगर हमें वो उन स्टेप्स और उन चरण के बारे में पता चल जाए तो हम हीट एंड ट्रायल विधि से उसके स्टेप्स के द्वारा हम किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को, जिसको कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, उसको हम संतुलित कर सकते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है कि हमें कुछ असंतुलित समीकरण दे दिए जाएंगे और उसको संतुलित करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको संतुलित कैसे किया जाए। तो हीट एंड ट्रायल विधि में हम वो जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भौतिक अवस्थाओं के संकेत। कोई भी रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था क्या क्या है, वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है या विलयन की अवस्था में है, उस अवस्थाओं के बारे में जानना है। उसके बाद उसमें एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वाले टॉपिक में आपको क्या करना है कि कैसे कौन कौन से उत्प्रेरक काम करते हैं और उत्प्रेरक का क्या महत्व होता है रासायनिक समीकरण के संतुलन में या किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के लिए। सबसे पहला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण में दैनिक जीवन में क्या असर होता है। तो दैनिक जीवन के असर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है दैनिक जीवन में असर, जैसे गर्मियों में कमरे के तापमान पर, यानी टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए। अगर इतने तापमान पर या नॉर्मल तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो आपको पता है दूध फट जाता है। फिर दूसरा आपको पता है किसी भी धातु, लोहे की धातु को, चाहे खेली हो गया चाहे लोहे से बनी कोई चीज हो गई, उसको खुले हवा में छोड़ दिया जाए या खुले पानी में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, यानी कि उसका संक्षारण हो जाता है। ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरा आप देखोगे तो अंगूर का किण्वन होना। अंगूर का किण्वन होने का मतलब होता है अंगूर को सुखाया जाता है तो अंगूर सड़ता है। अंगूर के सड़ने से दारू भी बनता है। अंगूर को अगर किण्वन किया जाता है तो उसमें से द्राक्ष भी बनता है, मुनक्का बनता है, किशमिश बनता है। ये सारे प्रोसेसेस जो है रासायनिक समीकरण के तहत होते हैं। इसके अलावा है भोजन को पकाना, ये भी एक प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ है। फिर उसके बाद होता है हमारा शरीर जो है भोजन को पचा लेता है। हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसमें भी बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से भोजन में रहे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर दूसरे जो वसा हैं, इस सब का पाचन हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसको चलाने के लिए या हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है वो मिल पाती है। नेक्स्ट है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसमें भी रासायनिक समीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये इसलिए बताई ताकि हमको ये पता चल पाए कि दैनिक जीवन में रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण की समझ। तो रासायनिक समीकरण को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और वो एग्जांपल ऐसा है कि मैं आप लोगों के सामने एक क्रियाकलाप देता हूँ। बुक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है और ऐसा लिखा है, ध्यान देना कि आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर एक लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेना है। क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है आप लोगों को। ये मैंने यहाँ एक्टिविटी लिया और बोला कि 2 सेंटीमीटर एक क्या करना है, मैग्नीशियम का पट्टी लेना है, रिबन। ये मैंने 2 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम का पट्टी ले लिया। उसके बाद इसको क्या करना है, रेगमाल से साफ करना है। रेगमाल एक प्रकार का कपड़ा होता है जिस कपड़े से रिबन को साफ करना है। जो मैग्नीशियम का रिबन हमने लिया है, क्यों साफ करना है, ताकि उसके ऊपर जो दूसरे पार्टिकल से दूसरे कण है वो साफ हो जाए। तो उसको जब आप रेगमाल से साफ करोगे तो रेगमाल से साफ करने के बाद उसको आपको क्या करना है, गर्म करना है। और कैसे गर्म करोगे, तो बुनसर बर्नर से। कैसे गर्म करना है, बुनसर बर्नर से गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो मैग्नीशियम को हम लोग गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया होगी, ये मैग्नीशियम प्लस ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या है, सफेद चूर्ण है। ये क्या है, सफेद चूर्ण है। मतलब मैग्नीशियम की पट्टी को गर्म करने पर जो ऑक्सीजन मिला, तो मैग्नीशियम की पट्टी और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लिए, सफेद चूर्ण यानी अवक्षेप बना लिए, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो बना है, ये कैसे बना, इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि जब हवा में इसको गर्म किया गया तो गर्म करने के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ वो चूर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पर इस समीकरण, इस क्रियाकलाप को इसलिए समझाया गया ताकि आप समझ सको कि रासायनिक समीकरण को समझना कैसे है। ठीक है, चलो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आने वाला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, सेम ऐसे ही और भी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण में कुछ परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रासायनिक, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया से होने वाला परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बताऊं। पहला जो होता है अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा जो होता है रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा जो होता है तापमान में परिवर्तन होता है, और चौथा जो होता है वो गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। गैस का निकास या उत्सर्जन होता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये देखो, जो 4 प्रकार के परिवर्तन हुए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस के निकास या उत्सर्जन में होने वाला परिवर्तन, इसको हम समझ कैसे सकते हैं। मैं आप लोग के सामने एक इक्वेशन रखता हूँ। यहाँ पर क्रियाकलाप में लिखा हुआ है कि किसी भी कांच के बर्तन में जिंक लेना है, दानेदार जिंक लेना है, और इसकी अभिक्रिया करानी है, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा लो, या तो इसी जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करा लो। देखो, जिंक सबको पता है एक प्रकार का धातु है, और ये दोनों जो है एक प्रकार का एसिड है। और दोनों एसिड जो लेना है वो मंद लेना है। एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक मंद एसिड होता है और एक सांद्र एसिड होता है। अगर आप सांद्र एसिड लेते हो तो आपको नुकसान होने का खतरा ज्यादा है, और अगर मंद एसिड लेते हैं तो खतरा होने का जो सियोरिटी है वो थोड़ा कम रहेगा। तो मंद एसिड लो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड लो। दोनों सिचुएशन में एक बात सीखने वाली है कि अगर हम लोग जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अभी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जिंक की अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। दोनों में देखो, धातु की अभिक्रिया एसिड से हुई, यहाँ भी धातु की अभिक्रिया एसिड से हुई। धातु प्लस एसिड, धातु प्लस एसिड हो क्या रहा है, यहाँ पर धातु का क्लोराइड बन गया, यहाँ पर धातु का सल्फेट बन गया। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर धातु की अभिक्रिया किसी एसिड के साथ कराई जाए, किसी अम्ल के साथ कराई जाए, तो हमारा जो उत्पाद मिलेगा उसके साथ हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। ठीक है,
दूसरा परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे बर्फ है, बर्फ पहले ठोस अवस्था में होता है, अगर बर्फ पिघलकर पानी बन जाए तो वो द्रव अवस्था में हो जाएगा। तो ये पिघलकर जो पानी बना वो क्यों बना, क्योंकि बर्फ को ऐसा वातावरण मिल गया जिस वातावरण की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो गया, और बर्फ का टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया, और बर्फ का टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे पानी में बदलने लगेगा। तो बर्फ जब पानी में बदल गया तो क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले ठोस अवस्था में था, बाद में वो द्रव अवस्था में हो गया। ठीक है, और उसी बर्फ को जो द्रव अवस्था में हो गया है उसको थोड़ा और ज्यादा हीट दिया जाए, और ज्यादा गर्मी दी जाए तो क्या होगा, वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प के स्वरूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अवस्था में भी परिवर्तन हो पा रहा है। इसके बाद आते हैं रंग में परिवर्तन के बारे में। रंग में परिवर्तन कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं लाल लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर है, एसिड में मिलाओ तो नीला बन जाता है, बेस में मिलाओ तो लाल बन जाता है। तो लिटमस पेपर का जो कलर बदल रहा है ये रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ही बदल रहा है, इसका महत्व है यहाँ पे। तो कहने का मतलब रंग में भी परिवर्तन होता है। रही बात तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया जो है तापमान का शोषण करती है तब जाके अभिक्रिया पूरी होती है, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया हीट को रिलीज करती है, ऊष्मा को छोड़ती है, तब परिवर्तन होता है। तो कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है वो बहुत गर्म होता है, और कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है वो बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पर तापमान का परिवर्तन भी मैटर करता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इन चारों प्रकार के परिवर्तन को हम समझ सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो परिवर्तन होगा, ये बिल्कुल होगा, ये एकदम संभव बातें हैं। तो हमारा ये अभिक्रिया से होने वाला परिवर्तन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं या इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है रासायनिक समीकरण को समझना। रासायनिक समीकरण को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेना होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और लास्ट में मैंने लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या समझने वाले हैं, रासायनिक समीकरण का समझ। अगर हमें ये समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दो चीजें आ रही, एक मैग्नीशियम आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है, और एरो के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है। तो इधर वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाले पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अभिकारक, इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर वाले को बोलते हैं उत्पाद। जब कभी ये सिंगल अभिकारक है, ये सिंगल अभिकारक है, कितने अभिकारक हो गए, एक दो अभिकारक हो गए। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, और वो उत्पाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इधर वाले को अभिकारक बोल दिया, इधर वाले को उत्पाद बोल दिया। अभिकारक एक, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, उत्पाद भी एक, दो या दो से ज्यादा हो सकता है। इतना समझने के बाद एरो की बात समझते हैं। ये एरो क्या होता है, एरो बताता है, एरो की जो दिशा है वो उत्पाद की दिशा होती है। एरो की दिशा किसकी दिशा बताती है, उत्पाद की दिशा बताती है, कि जिस साइड उत्पाद बन रहा है उस साइड एरो का निशान भी रहेगा। क्लियर हो गया, जिस साइड उत्पाद बन रहा है उस साइड एरो का निशान भी रहेगा। उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है कि ये प्लस का जो निशान है ना, इसकी क्या वैल्यू है, जब भी कभी दो या दो से अधिक अभिकारक हो या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद हो, तो अभिकारक और उत्पादों को एक साथ जोड़े रखने का जो काम होता है वो इसी से होता है। किसी भी अभिकारक या उत्पाद को एक साथ जोड़े रखने का जो काम होता है वो ये प्लस का काम होता है। प्लस बीच में लगा दिया मतलब ये और ये दोनों अभिकारक जुड़ेंगे, एक और प्लस लगा दिया एक और अभिकारक जुड़ेगा। ठीक उसी तरह उत्पाद में भी होता है। ठीक है, अब ये एरो जो है एक सिंगल उत्पाद को दर्शाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एरो ऐसे भी होता है। ये एरो क्या दर्शाता है, ये एरो दर्शाता है कि जिस अभिकारक से उत्पाद बना है
उसी उत्पाद से फिर से अभिकारक बन सकता है। इस एरो का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिए थे रासायनिक समीकरण की समझ, वो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस मैंने बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बता दिया, तीर का निशान भी बता दिया उसकी क्या वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, उसका क्या महत्व है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। रासायनिक समीकरण को लिखना, ये मैंने लिखा रासायनिक समीकरण। कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं, नॉर्मली रासायनिक समीकरण लिखने के 3 प्रकार होते हैं। एक ऐसा होता है कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को वाक्य के स्वरूप में लिख दो। कैसे लिख दो? वाक्य के स्वरूप में लिख दो। वाक्य के स्वरूप में अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा होता है, समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। दूसरा एक तरीका होता है, आप शब्दों के स्वरूप में रासायनिक समीकरण को लिख सकते हो। शब्दों के स्वरूप में वाक्य की तुलना में छोटा तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं होता है। तीसरा एक तरीका होता है संकेत के स्वरूप में लिखने का। कोई भी रासायनिक समीकरण को संकेत के स्वरूप में लिखना हो तो हम संकेत के स्वरूप में लिखकर किसी भी रासायनिक समीकरण को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो लिखने के 3 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका माना जाता है संकेत के स्वरूप में। तो मैं संकेत के स्वरूप में एक समीकरण लिख देता हूं। मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है, कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो बस यहाँ पर यही बताया हुआ है कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या गिनती करनी। ये तीर का निशान है ना, इधर वाला तीर के निशान का बायां हो गया और इधर वाला तीर के निशान का दायां पक्ष हो गया। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं ना, तो लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब LHS और RHS बराबर होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इधर 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 मैग्नीशियम होना चाहिए। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है ना। जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए। तो ये रहा रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, जिससे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं सूत्र के स्वरूप में और बहुत ज्यादा संक्षिप्त स्वरूप में। और इस तरह किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो, यानी कि समीकरण कैसा हो, असंतुलित हो, तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी बोल सकते हैं। कंकाली समीकरण क्यों बोलेंगे? जैसे मान लो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, हड्डियों की एक संरचना है। अगर उस संरचना के ऊपर मांस ना चढ़ाया जाए तो हमारा शरीर अधूरा है। ठीक उसी तरह अगर इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित ना किया जाए तो वो कंकाली समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर समीकरण लिखने वाली जो बातें हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को हमें समझना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को समझने के लिए हमें पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा और ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व पर। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, मैं यहां लिख लेता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसमें आपको क्या समझना है पहले मैं वो समझा देता हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व में आपको समझना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करते हैं तो उसका क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितने अभिकारक होते हैं उतने ही उत्पाद होते हैं। कहने का मतलब 2 ऑक्सीजन है तो अभिक्रिया होने के बाद भी 2 ऑक्सीजन रहना चाहिए। अभिक्रिया के पहले जितने हाइड्रोजन है, अभिक्रिया होने के बाद उतने ही हाइड्रोजन रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान पहले था अभिकारक का, अभिक्रिया होने के बाद उतना ही द्रव्यमान बाद में भी होना चाहिए। उससे पहले आप ये समझो कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या तत्वों को या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। और उन तत्वों, यौगिकों या अभिकारकों का रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद में जो निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो ये रहा अभिकारक और उत्पाद।
अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानने के बाद हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है। सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर यह है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। अब आप सोचोगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का रासायनिक संतुलित समीकरण से क्या लेना देना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यह दर्शाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में ना तो द्रव्यमान का कभी निर्माण होता है, ना ही कभी द्रव्यमान का नष्ट होता है। वो बस एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ये एक सार्वत्रिक नियम है, हर जगह लागू होता है, हर जगह अप्लाई होता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी क्या होता है, ना तो ऊर्जा का कभी निर्माण होता है, ना ही ऊर्जा का कभी नष्ट होता है। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है, तो होता क्या है? सिंपल सी बात है कि वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वही चीज यहाँ पर भी फॉलो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन, और यहाँ पे उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। इससे आप क्या समझते हो कि ना तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, ना ही रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए हमें ये समझना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है। तो वो ये कहता है कि जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद भी होना चाहिए। और संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एंड ट्रायल विधि समझनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर समीकरण का महत्व सीधा सा यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद आने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब द्रव्यमान की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 चाहिए। अब बराबर करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल विधि सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया से मैंने आपको ये समझा दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व वाले टॉपिक को। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि। अगर मैं हीट एंड ट्रायल विधि की बात करूं तो इसमें सिंपल सा एक फंडा है। ये एक ऐसी विधि है जिसमें टोटल 7 स्टेप हैं। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं, या इसको आप चरण भी बोल सकते हो। 7 चरण है, ठीक है। तो ये 7 चरण में से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल विधि में बोला हुआ है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल ये है, आयरन का एक टुकड़ा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? आयरन, Fe। आयरन की अभिक्रिया कराई गई है पानी के साथ। पानी के साथ आयरन की अभिक्रिया कराई गई है, तो इससे क्या बन रहा है? आयरन का ऑक्साइड बन रहा है Fe3O4, और प्लस इसके साथ साथ बन रहा है हाइड्रोजन गैस। देखो आयरन क्या है? धातु है, ये पानी है, पानी गैस स्वरूप में है, और ये आयरन ऑक्साइड बन गया, यानी इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यानी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। ये कंकाली रासायनिक समीकरण है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि, स्टेप 1, चरण पहला। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण के जितने भी भाग हैं, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देना है। पहला चरण हमारा यही रहेगा कि इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ Fe, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। फिर यहाँ लिख लेता हूँ H2O, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ Fe3O4, इसको बॉक्स में बंद कर लिया। फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ H2, इसको बॉक्स में बंद कर लिया। पहला चरण है कि जितने भी अभिकारक उत्पाद हैं उसको बॉक्स में बंद कर दो, और बॉक्स में बंद करने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, बॉक्स के बाहर आप परिवर्तन कर सकते हो। अगर बॉक्स के अंदर परिवर्तन करते हो तो शायद आपका यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होगी, जो ये होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादकों का जो सूत्र है वो गलत हो जाएगा।
इसीलिए इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो भी परिवर्तन होगा वो बॉक्स के बाहर होगा। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद में जो जो परमाणु है उस परमाणु का एक लिस्ट बना लेना है। कौन कौन से परमाणु है, आयरन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन, बस ये 3 ही परमाणु है। इसका मैंने एक लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। एक साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड जिसको अभिकारक बोलते हैं, दूसरे साइड रहेगा राइट हैंड साइड जिसको उत्पाद बोलते हैं। ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया, हमें परमाणुओं की गिनती कर सकें, द्रव्यमान का बराबरी कर सकें, इसीलिए मैंने ये बनाया। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आयरन की संख्या कितनी है, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। तीसरा देखो स्टेप 3 में बताया है कि इसमें से देखो सबसे ज्यादा कौन से परमाणु की संख्या है। सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या यहाँ पर ऑक्सीजन की है, O4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, O4, बाकी सबकी संख्या कम है। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है उस परमाणु को पहले संतुलित करना है। तो एरो के बाद वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं, एरो के पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड, एरो के बाद वाले को उत्पाद बोलते हैं, एरो के पहले वाले को अभिकारक। तो ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब ये दोनों तो बराबर हुए नहीं, हमें तो बराबर करना है, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 करने के लिए मैं यहाँ पर डब्बे के बाहर 4 लिख लूंगा। डब्बे के बाहर 4 लिया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 × 4 बराबर 4। आयरन क्या हो गया, बराबर हो गया। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 पर जब हम आए तो कोई भी इसमें से जो 2 परमाणु बचे हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें से किसी भी एक परमाणु को लेना है और उसको संतुलित करना है। तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूं हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 और बाहर 4 है, तो 4 × 8। हाइड्रोजन कितना है, 8 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2। अब यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये भी बराबर नहीं है। अब इसको बराबर करना हो तो हमें इसके बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 8 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, जो भी बचा हुआ है उसको संतुलित करना है। अब हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आपको गिनना पड़ेगा। यहाँ देख लो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के बाहर 4 लिखा है, तो ऑक्सीजन हो गया 4, और यहाँ ऑक्सीजन के आगे 4 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4, यानी ऑक्सीजन पहले से ही संतुलित हो गया। अब ये सारा का सारा तो संतुलित हो गया। आयरन 4 4, हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 4 4। मतलब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जितनी थी, उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या उतनी हो गई। मतलब ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 6 पे। मैं यहाँ पे आपको स्टेप 6 बता देता हूँ। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, समीकरण को फिर से लिखना है, और लिखने के बाद हमें परमाणुओं की संख्या की गिनती करनी है। तो क्या लिखना है, Fe। अच्छा आयरन क्लियर हुआ है ना, हाँ यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है ना, यहाँ 3 है। आयरन में थोड़ी सी गलती हुई है, हम लोग ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और चलो रहने ही देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, बाकी सब बराबर है। अब यहाँ पर देखो स्टेप 6 में क्या करना है, आयरन प्लस 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2। स्टेप 6 में आपको समीकरण फिर से लिख लेना है, और समीकरण को फिर से लिखने के बाद गिनती करना है। आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 × 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 × 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो स्टेप 6 में हमें ये देख लिया कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारक में थी उतनी ही उत्पाद में है, मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब ये होता है कि कोई नियम कानून नहीं, आपको बार बार रखकर चेक करना ही पड़ेगा कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अगर ये विधि आपको अच्छे से आ गई है तो आप बहुत ही आसान तरीकों से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 7 पे मैं आ जाता हूँ। स्टेप 7 जो है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है
क्योंकि स्टेप 7 में हमको सीखना है भौतिक अवस्थाओं के संकेत। बहुत सारे रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं होता कि भौतिक अवस्थाओं के संकेतों को लिखा जाए, और बहुत सारे रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं जिसमें बताना जरूरी होता है कि उसमें भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है। जैसे मैं बात करूं भौतिक अवस्थाओं के बारे में, तो एक होता है सॉलिड जिसको बोलते हैं ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी कि गैस, और एक होता है एक्वस, एक्यू। सॉलिड हो तो ठोस, लिक्विड हो तो द्रव, इसको तो गैस नहीं बोलते हैं, और अगर कोई विलयन स्वरूप में हो तो उसको बोलते हैं एक्वस। कोई विलयन स्वरूप में हो तो उसको बोलते हैं एक्वस। ये चारों में से किसी भी एक का यूज किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत को बताने के लिए। जैसे मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, यहाँ पर पानी था, पानी को क्या किया गया, गर्म किया गया तो फिर से पानी ही बना। पानी पहले भी था, पानी बाद में भी है। फर्क क्या है, पहले पानी बर्फ के स्वरूप में था इसीलिए यहाँ सॉलिड था, बाद में पानी द्रव के स्वरूप में है इसीलिए यहाँ पर लिक्विड आ गया। समझने वाली बात है। ठीक इसी तरह फिर से कर सकते हैं, पहले भी पानी था, इसको और गर्म किया तो फिर से पानी ही बना। लेकिन फर्क क्या है, पहले पानी द्रव स्वरूप में था जिसको हम पी सकते हैं, अब पानी को ज्यादा गर्म करने की वजह से वाष्प बनकर उड़ गया, मतलब वो गैस स्वरूप में हो गया, इसको हम पी नहीं सकते। देखो भौतिक अवस्थाओं के संकेत को दर्शाना कब जरूरी हो जाता है, जब हमें ये समझना हो कि वो कौन सी अवस्था में है। जो भी अभिकारक उत्पाद हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी अवस्था में है, उसको जानने के लिए यूज किया जाता है। स्टेप 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बताऊंगा, स्टेप 8वां, जिसमें हमें उत्प्रेरक के बारे में जानना होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से जल्दी कराने के समर्थ होते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको जल्दी कराना बहुत जरूरी होता है या अपने आप होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वनस्पतियां अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 2 प्रकार के उत्प्रेरक जरूरी हैं। एक सूर्य का प्रकाश जिसको सनलाइट बोलते हैं, और दूसरा क्लोरोफिल जो पत्तों के अंदर होता है, जो पत्तों को हरा रखने का लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार परिबल है, जिसकी वजह से वो हरा रहता है पत्तियां, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर लास्ट में एक बुक में आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब ये दोनों की अभिक्रिया होगी तो ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज जो होता है वनस्पतियों के लिए एक प्रकार का भोजन होता है, जिससे वनस्पतियां अपने आप का वृद्धि कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन, पानी, इस तरह से दूसरी चीजें भी रिलीज होती हैं। तो वो सिर्फ उत्प्रेरक को समझाने के लिए मैंने बताया। तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि को यूज कर सकते हैं, और हीट एंड ट्रायल विधि यूज करके आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो आप इस विधि का यूज करो और इस विधि से संतुलित करो, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रासायनिक समीकरण के समझ को देखा, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, वो होता क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, बनता कैसे है, बिगड़ता कैसे है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होते हैं, उसका संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व से क्या लेना देना है, हीट एंड ट्रायल विधि काम कैसे करता है, भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना क्यों जरूरी है, और उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे, और उसमें हम ये बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, उसके एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, और हमारे भौतिक जीवन में या हमारे लाइफ में कैसे असर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे।